नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेता हैं सुरेंद्र राजपूत। उनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दे ये हैं कि जिस तरीके से जंतर मंतर से लेकर और देश भर में सड़कों पर छात्र और युवा उतरे हुए हैं कि उनकी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, शिक्षा की व्यवस्था से वो नाखुश हैं। और इधर सरकार हमारी जुटी हुई है कि 20 तारीख से मानसून सत्र चल रहा है, उस सत्र में कैसे वो अपने हिसाब के अपने मन चाहे कुछ विधेयकों को पारित करा सके, उसके लिए बहुमत की जुगाड़ में लगी हुई है। हालांकि सरकार कई मोर्चों पर घिरी है, न केवल छात्रों के मुद्दों पर, बल्कि सबसे बड़ा मामला तो इस समय उत्तर प्रदेश में ही है, जहां से सुरेंद्र राजपूत जी हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं। थोड़ी दूर पर ही अयोध्या है। भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस समय बीजेपी और आरएसएस के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि उनके भीतर भी असंतोष के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कोशिश में लगी है कि वो बहुमत का जुगाड़ करे। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र राजपूत जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बहुत धन्यवाद समीर आत्मज भाई जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता, और यहाँ जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं कि लोग आमरण अनशन पर, सोनम वांगचुक और कई छात्र 18 दिन से बैठे हुए हैं, कहीं से आपको लग रहा है कि सरकार के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई असर पड़ रहा है या पड़ सकता है, पड़ेगा? समीर आत्मज भाई, ये सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र के पहरुओं की सरकार नहीं है। ये सरकार सामंतवादियों की सरकार है। ये सरकार क्रॉनी कैपिटलिस्टों की सरकार है। इस सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों से, लोकतांत्रिक परंपराओं से और लोकलाज का कोई भय नहीं। इसलिए इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखिए ना, 11 दिन का अनशन हुआ था अन्ना का, पूरी सरकार उनके दरवाजे पर थी और उन्हें हिंदी नहीं ज्यादा समझ में आती थी। तो महाराष्ट्र से हमारे मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख साहब, उनको विशेष रूप से लाया गया था और एक अधिकारी महाराष्ट्र सरकार का था जो अन्ना जी को जानता था और अन्ना जी उसे जानते थे अच्छे तरीके से। ये हम थे कांग्रेस के लोग, जो लोकतंत्र को बहाल रखने में, लोकतंत्र में असहमति के स्वर में, लोकतंत्र में जो भी डिमांड है और सरकार की कटु आलोचना भी सुनने में भरोसा रखते थे। ये सरकार अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन लोगों की सरकार है जिन्हें कभी भी ना तो आजादी के आंदोलन से मतलब था, उन्हें जिसकी सरकार थी उसकी चाटुकारिता करनी थी, अंग्रेजों की फौज में हिंदुस्तानियों को भर्ती कराना था, कुछ पेंशनें लेनी थी, कुछ मुखबिरी करनी थी, और उसके बाद जब सरकार आजादी मिल गई तो उस ड्यूरेशन में फिर हिंदू मुसलमान करने के लिए आरएसएस को ताकत देनी थी। और महात्मा गांधी उसी विचार के, आतंक के भेंट चढ़े हैं, वो भी आपके सामने। तो ये सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ना तो लोकतंत्र बनाया, ना इन्होंने संविधान बनाने में कोई मदद की, ना इन्होंने आरक्षण देने में कोई मदद की, ना इन्होंने नए बच्चों को नए रोजगार देने में कोई मदद की। कोई एक भी पीएसयू अगर इन्होंने बनाया हो तो बता दीजिए। सारे के सारे रेल, भेल, तेल, सारा का सारा पीएसयू बेच दिए इन्होंने, बैंकों का नेशनलाइजेशन खत्म कर करके। सुरेंद्र जी, तो इसका मतलब आपका, अगर मैं समझ पा रहा हूं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है? नहीं, बेशरम लोगों की सरकार। और तो आप एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, जब ये सरकार अपने ही लोगों की, युवाओं की, छात्रों की, वो परेशान है, सारी चीज़ें हैं, वो नहीं सुन रही है, तो ये सरकार अब तक बनी क्यों है? लगातार ये राज्यों के भी चुनाव जीतते चली जा रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी का भी रिकॉर्ड कहा जा रहा है, अब वो किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है वो आप जान रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये फिर जन समर्थन उसको मिल कहाँ से रहा है? इनको जन समर्थन कहां है? धन समर्थन है, चुनाव आयोग का समर्थन है, क्रॉनी कैपिटलिस्टों का समर्थन है। इनको जन समर्थन नहीं है, लोकतंत्र का समर्थन नहीं है। इनको क्रॉनी कैपिटलिस्टों का, आप देखिए ना, बिहार में 10,000 रुपए चुनाव से एक दिन पहले उनकी जीविका दीदियों के जेब में डालना, बंगाल में 27 लाख वोट क्या नाम, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज के नाम पे हटा देना, महादेवपुरा में 1,52,000 वोट डुप्लीकेट या फर्जी वोटर लिस्ट में डाल देना, क्या नाम, हरियाणा में 19 लाख वोट
डुप्लीकेट या जहां पर 20-20 बोतल एक ब्राजीलियन मॉडल के वोट हैं। उसके बाद आप उठाइए महाराष्ट्र में कि 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े और 5 महीने में 42 लाख वोट बढ़ जाना। एक एक हॉस्टल में 800-800 वोट बढ़ाना। एक एक विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा में 29,000 वोट बढ़ाना। और जो हमारी मजबूत विधानसभाएं थी वहां से 20-20 हजार वोट काटना। ये आपके सामने हुआ है, ये तो मेरे सामने। हम तो ये जो चुनाव जीत रहे हैं, ये चुनाव धन बल का और मैनेजमेंट का और संवैधानिक संस्थाओं को कंप्रोमाइज करा करके, ये आरोप हम यहां नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये इसकी वजह से जीत रहे हैं। जनता की वजह से कहां जीत रहे हैं? आपके सामने था चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में, आपने देखा ही होगा। चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन तो आपको याद है ना, और किस तरीके से कंप्रोमाइज हो रहा है। हमारे चौधरी बीरेन सिंह जी के बेटे हैं, 43 वोटों से हाईकोर्ट चुनाव हारे हुए हैं। लगातार पिछले 3 साल से उनकी डेट नहीं लगने दे रहे। हमारी 99 पिटीशन हाईकोर्ट में पड़ी हुई है महाराष्ट्र के, वो उनकी डेट नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें, ये लोग जनता के समर्थन से नहीं है, ये क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के समर्थन से, ये अडानी जी के समर्थन से हो सकते हैं। तो ये जनता के समर्थन से। ये फिर ये जो कह लीजिए कि जनता के अलावा जनता से जो इतर समर्थन मिल रहा है और उस समर्थन की वजह से सरकार भी बना रहे हैं, राज्यों में भी जीत रहे हैं लगातार, तो फिर ये सिलसिला तो जब तक उनके पास पैसा रहेगा चलता रहेगा। और पैसा उनके पास है क्योंकि सरकार में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये सिलसिला आप लोग भी मानकर चल रहे हैं कि ये लंबा चलता रहेगा यूं ही? नहीं, असल बात अब इनकी सारी की सारी चोरी, डकैती या लुच्चई, थेथरई, ये सब पकड़ी गई है। अब आपको उत्तर प्रदेश से परिवर्तन दिखाई देगा क्योंकि जनता जाग गई है। नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक सब जाग गए। अब जैसे अखिलेश जी की अवधारणा है पीडीए की, जिसको राहुल गांधी जी समर्थन करते हैं, बैकवर्ड्स जाग गए। तो सारे के सारे लोग जो भी पीड़ित हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक, वो सब जाग गए हैं। अब इनकी ये चोरी नहीं चलने देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि 2027 का इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश का है, ये परिवर्तन का मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जनता जाग चुकी है। अब ये जितनी भी धनपतियों की शक्तियां हैं, उनको हारना तय है। योगी जी तो अभी आज ही कह रहे थे कि तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, वहां पर एनडीए की सरकार। आप कह रहे हैं कि योगी जी जाग गए हैं। नहीं, योगी जी ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या की बात पर शायद आप आने वाले थे, मैं ही आ जाता हूं कि अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी और ये मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है, यद्यपि ये आम जनता में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा वालों को तो बोलने का हक ही नहीं है इस मुद्दे पर। वो देखिए, योगी जी को तो यही कहना चाहिए, जिस दल का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस दल के वो मुख्यमंत्री हैं, वो ये नहीं कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो तीसरी बार छोड़िए, 30वीं बार भी कहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। तो अभी योगी जी को जो कहने दीजिए। योगी जी चूंकि एक मठ के महंत भी हैं, वो पाप और पुण्य को जानते हैं। और वो पाप और पुण्य, जो चढ़ावे चोरी का जो पाप इन्होंने किया है, पार्टी के लोगों ने, उनके लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने, उनके बड़े नेताओं ने, संघ के लोगों ने और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, वो सारे के सारे जो पाप को योगी जी समझते हैं कि ये कैसे पाप हुआ है और इसका फल सनातन धर्म में इसकी सजा क्या है, अगर वो धर्म को मानते हैं। जो लोग भी सनातन को मानते हैं, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है वेदों में, पुराणों में, कि जो लोग भी चढ़ावे की चोरी करते हैं वो 60,000 साल तक मल के कीड़े बनते। इस चीज को बहुत स्पष्ट है, योगी जी भी जानते ही होंगे। तो इसलिए वो इन सब लोगों को ध्यान आकृष्ट न हो, विषयांतर हो जाए, इसकी वजह से वो इधर उधर की बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस को हक नहीं है, सपा को हक नहीं है। अरे भाई, देश के संविधान में एक एक नागरिक को हक है। आज तो मजे की चीज महाना जी ने बोल दी, जो विधानसभा अध्यक्ष है, कह रहे हैं कि साहब, जिन चढ़ावा उन्हीं लोगों का चोरी हुआ है जो खुद चोर थे। हमने तो जो चढ़ावा दिया उससे मंदिर बन गया। अब ऐसा महाना जी का वक्तव्य है, तो मैंने महाना जी से भी कहा कि महाना जी, आप करोड़ों आस्तिकों को आप चोर कह रहे हैं, सिर्फ अपने यहां के चोरों को, लुटेरों को, डकैतों को बचाने के लिए।
और ये कितना बड़ा आप पाप कर रहे हैं और कितना इसका श्राप लगेगा और भगवान बजरंग बली की गदा मिलेगी आपको पीठ पर कायदे से, तो कितना बड़ा आप पाप कर रहे हैं। और ये वही महाना जी हैं समीरात्मज भाई जी जिन्होंने जब से ये विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तब से विधानसभा को एक नया मुजस्समा टाइप बना दिया है अंदर से। हर 3 कुछ ना कुछ रिनोवेशन कराने लगते हैं, हर 3 महीने। और पता नहीं क्या क्या बनवाई। बार तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत घर के कपड़े नहीं बदले होंगे, पर्दे नहीं बदले होंगे जितनी बने विधानसभा में। वो कौन सा चंदे का धंधा हो रहा है या चढ़ावे का धंधा हो रहा है या कट धंधा हो रहा है, ये भी महाना जी को बताना चाहिए। अब देखिए, बताते हैं महाना जी की नहीं। अब आपने सवाल पूछा है तो ज़रूर बताएंगे, पर मुझको एक बात बताइए। महाना जी ये कह रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो उन्हीं लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो जिन्होंने चढ़ावा दिया या चढ़ावे का वो हिसाब मांग रहे हैं कि कहाँ चला गया। पर आप मुझको ये बताइए कि ये अपने को हिंदू धर्म का, एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा सो कॉल्ड ठेकेदार भी कहते हैं। ये इतना सब कुछ होने के बाद ये कहाँ से ये कॉन्फिडेंस लाते हैं? आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि इनके इस जहाँ पर ये घिरे हुए हैं उसको भी वो मुद्दा नहीं बना पाता है, या फिर उनका अपने लोगों के ऊपर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो सब कुछ होने के बावजूद आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं? आप तो समीरात्मज भाई पढ़ते लिखते हैं हरिशंकर परसाई जी की किताब। इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि बेशर्मी का जो आत्मविश्वास होता है वो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा होता है। मूर्ख का और बेशर्म का। बड़ा आत्मविश्वासी होता है बेशर्म, मानता ही नहीं है किसी की बात। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग इस आत्मविश्वास में हैं तो कहते हैं ना कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। तो इन बेशरम लोगों का आत्मविश्वास ऐसे ही रहेगा जब तक ये हारेंगे नहीं। जल्दी से हार जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा, थेथराई कर रहे हैं। यहां पर ये जितने लोग भी जहां जहां भी थेथराई कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है, भगवान सब समझ रहे हैं। ये मामला कोई हमने थोड़ी खोला, ये तो प्रभु श्री राम ने स्वयं खोला। वरना तो इन्होंने प्रभु श्री राम को ताले में बंद करने में भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले तो कह रहे थे कोई चोरी ही नहीं हुई। आपके सामने राम जानकी यात्रा के समय से आज तक चोरी ही होती आ रही है चंदे में। निर्मोही अखाड़े ने विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ आरोप लगाया था, आपको याद होगा कि 1500 करोड़ विश्व हिंदू परिषद वाले खा गए। उसके बाद मंदिर के निर्माण में 40% का आरोप लगा है। जमीनों के घोटाले में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की, 9 करोड़ की जमीन 45 करोड़ की जमीन खरीदी गई है। एक आपको नया खुलासा करता हूं, ट्रस्ट से 8 किलोमीटर दूर एक 84 करोड़ की जमीन खरीदी है। ट्रस्ट जी के दस्तखत हुए हैं शायद, ठीक है ना जी। ट्रस्ट से यानी मंदिर से दूर। और उसमें जानते हैं उस 84 करोड़ की जमीन में क्या कर रहे हैं ये लोग? चारा बो रहे हैं, चेरी। और बड़ी मजे की बात बताऊं, चारा तो बो रहे हैं, चेरी तो बो रहे हैं, लेकिन मंदिर के पास कोई गौशाला नहीं है। तो ये चारा भी चोरी कर रहे हैं। चारा उगा के बेच किसको रहे? 84 करोड़ की जमीन पे चारा बो रहे हैं और वो पता नहीं किसको बेच रहे हैं, चारा चोरी भी कर रहे हैं। तो चंदा भी चोर, चढ़ावा भी चोर, चारा भी चोर। किस नरक में जाएंगे ये लोग? आपको दूसरी एक और बात बता देता हूं। बीबीसी में आप पहले थे तो उसकी भी बात है, लेसर नोन फैक्ट है। महंत लालदास होते थे जो मुख्य पुजारी थे रामलला विराजमान के। जानते हैं उनको क्यों हटाया था? याद होगा आपको क्यों हटाया था उनको? कि 10 रुपए चढ़ावे से उन्होंने अपनी जेब में रख लिए। 10 रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और संघ का हमारे राम मंदिर आंदोलन में क्या मतलब है? धार्मिक आंदोलन में राजनीतिक लोग क्यों आ रहे हैं? उनको हटा दिया है 10 रुपए का आरोप लगा करके, झूठा। और उसके बाद 1993 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए, आज तक नहीं पकड़े गए हत्यारे। तो ये इस तरीके की हरकत करने वाले गैर लोकतांत्रिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। अब भगवान ने, प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथ में ले ली कमान
और कहा कि भाई इन धंधेबाजों को हम सबक सिखाएंगे। इसीलिए यह मामला खुला। राम ने ही मामला खोला, राम ही इनको लाए थे 2 से 303 पर, और राम ही इनको 303 से 2 पर ले जाएंगे। हमारा तो ये मानना है। तो अब देखते हैं कि जो आप कह रहे हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात की बेशर्मी का एक के आत्मविश्वास में जी रही है, लेकिन ये आत्मविश्वास अगर है तो ये चूंकि बहुत सारी जगहों पर आत्मविश्वास लगातार दिखाई पड़ा है कि उनके राजनीतिक फायदे में गया है। अब यहाँ भी जाता है कि नहीं जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तो है कि ये मुद्दा बीजेपी और आरएसएस को परेशान किए हुए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब बैठक हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो बैठक के दौरान की तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक आखिरी सवाल सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत संक्षेप में उसका जवाब चाहूँगा कि यहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ जंतर मंतर पर, सोनम वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब वहाँ सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, सरकार संज्ञान ले इसके लिए लोग हाईकोर्ट तक पहुँच गए हैं, कोर्ट में पहुँच गए हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये लोग खामोश क्यों हैं, वो हमारे इस अनशन का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, यानी इन मुद्दों पर हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या है इस पर कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड क्या है? देखिए, सोनम वांगचुक की जान हमें बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे इंसान है, वो अच्छा काम करते हैं, सब कुछ अपना उनका एक बड़ा अच्छा वो है। सोनम वांगचुक और उनके साथ बैठे हुए लोग पूरे देश में नीट की परीक्षा में हुई धांधली के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, राहुल गांधी, छात्रों की गूंज, करोड़ों लोग हम सड़क पर उतर रहे हैं, तो वो लोग हमें क्यों नहीं समर्थन करते? हम तो उनका समर्थन कर रहे हैं जी। जब भी कोई आदमी अनशन पर बैठता है तो बट नेचुरल है कि वो सारी चीजों को देख करके बैठता है। चाहे वो जीडी अग्रवाल जी 111 दिन अनशन पर बैठे हो, चाहे वो पंजाब के हमारे जो किसान नेता थे वो 55 दिन के आसपास अनशन हुआ था। हम सोनम वांगचुक की जान बचाना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य बड़ा है। और सोनम वांगचुक जी मोदी जी से भी अपील कर सकते हैं, उनके साथी लोग मोदी जी से भी, क्योंकि करना तो मोदी जी को है, राहुल जी को तो करना नहीं, अखिलेश जी को तो करना नहीं। वांगचुक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ऑलरेडी वो लड़ाई पूरी जनता के बीच में लड़ रहे हैं ना जी। हम तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई और उनकी लड़ाई अलग अलग तो नहीं है। तो आपको क्या तो लग रहा है अगर कि वो ये कहते हैं कि राहुल, हाँ नहीं, आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ वो क्यों नहीं आ रहे? आपने उनको बुलाया या फिर आप ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए। ये तो इसका तो हम जवाब कैसे दे दें? नहीं मतलब कि आपकी भाई हमारी लड़ाई खुली जी नहीं, हमारी लड़ाई खुली है, मोदी जी के खिलाफ है। 22 लाख नीट के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। 22 लाख परिवारों से 1.32 लाख करोड़ रुपए एक साल में नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए जाते हैं, जबकि पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट 1.4 लाख करोड़ है आपके सामने। हम तो ये मुद्दा, छात्रों का मुद्दा, लगातार 12 आत्महत्याएं हो गई हैं। राहुल गांधी जी ने कोटा में भी किया, देहरादून में कर रहे हैं, फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज आएंगे। ठीक है ना, हम तो लगातार, तो जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वही लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, और हम बड़े स्तर पर लड़ रहे हैं, इंडिया के स्तर पर लड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, वो अपनी जगह पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे की बात तो है, लेकिन दोनों की लड़ाई सरकार से है ना। बिल्कुल। तो वाजी के जो वहां पर बैठे समर्थक हैं, उन्हें मोदी जी से बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी को और अखिलेश जी को अगर आप आरोपित करते हैं या पूछते पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी इस बातचीत के बहुत धन्यवाद। आज तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।